हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। तो आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ। पता नहीं आप उस वीडियो को देखे या नहीं देखे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अब आपका परिवार 1000 सब्सक्राइबर वाला हो गया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइबर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 14 का बहुत अच्छे से रिविजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 14 को आज हम लोग शुरू करेंगे, जो बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। जो सर ने एक एक वर्ड बोला है वो एक एक वर्ड आपको इस हैंड रिटन नोट में मिल जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इस नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया होगा। आप वहां से उस टेलीग्राम ग्रुप को, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारा पीडीएफ, मतलब अभी तक 1 से क्लास 13 तक का पीडीएफ आपको वहां पर पढ़ा मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, डोल उत्सव मनाया जाता है, सर ने बताया था कहाँ पे। डोल उत्सव किस राज्य का है? तो ये है असम का। कहाँ का? असम का। असम का कुछ और उत्सव सर ने बताया था, जैसे कि जोनबिल, हरनी गबड़ा, रजनी गबड़ा, वैशागु, बैंखो, आलिया लिगांग, अम्बीवाचू, रोंगकर, पराग, भौना और देहिंग पटकाई। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सारा के सारा असम में मनाया जाता है। मणिपुर में क्या मनाया जाता है? देखिए, मणिपुर में है यावोशांग, चेरी कलासम, लाई हरोबा और चुम्फा। ठीक है, ये वहाँ का उत्सव है जो वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। मिजोरम में तो एंथोरियम कूट, इसको मीम कूट और थलफवांग कूट, जो भी देखिए, कूट एक रूट वर्ड है, इससे मीम कूट त्योहार मनता है और थलवांग कूट भी त्योहार वहीं पे मनता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और आवोलांग फेस्टिवल मनाया जाता है। त्रिपुरा में खारची पूजा, अशोक अष्टमी, गड़िया पूजा, पिलक त्योहार और अनाकोटी त्योहार वहां पे मनाया जाता है। जबकि सिक्किम में मनाया जाता है लोसूर, लोसूंग, सगा दावा, कागचेद, मग्गन संगीत और मंगन संगीत समारोह वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। मेघालय में बांग्ला मनाया जाता है, जो कि 100 ड्रमों का त्योहार इसको बोलते हैं। बेहंदी खलम मनाया जाता है, ये हैजा को भगाने के लिए इसे यहाँ पे मनाया जाता है, बेहंदी खलम। रानी कोर और नोंग क्रेम त्योहार वहां पे मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग ड्री, संगकेन, मुरुंग, मोपिन, मायको और तमलाडू, ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हमारा अगला टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का। तो जल्दी से इस टारगेट को पूरा करिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन संख्या 2 है कि कौन सा वाद्य यंत्र एक ठोस वाद्य यंत्र है? तो देखिए, 4 ऑप्शन था, जिसमें तंतु वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या फिर सुषिर वाद्य यंत्र। तो देखिए, तंतु वाद्य यंत्र वो होता है जिसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे कि वीणा हो गया, सितार हो गया, सरंगी हो गया, वायलिन हो गया, इसमें तार होते हैं। ठीक है, घन वाद्य यंत्र, ठीक है, यही है। कौन सा वाद्य यंत्र एक ठोस वाद्य यंत्र होता है? तो वो होता है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र बेसिकली ये सब मेटल से बने होते हैं, जैसे कि मंजीरा हो गया, जल तरंग हो गया, चिमटा हो गया, ये सब मेटल से बने होते हैं, इसलिए इसको घन बोलते हैं, घन वाद्य यंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी है अवनुद वाद्य यंत्र, प्रिक्यूजन बोलते हैं इसको, जैसे कि किसी को पीटने से उसमें से आवाज निकले, जैसे कि ढोल हो गया, ठीक है, ड्रम हो गया, तबला हो गया, मृदंगम हो गया, ये सारा का सारा अवनद वाद्य यंत्र है, जिससे पीटने से उसमें से आवाज निकलता है। ठीक है, और एक होता है सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर वाद्य यंत्र में आता है बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, ठीक है, ये सब सुषिर वाद्य यंत्र में आते हैं। सैक्सोफोन हो गया, ये भी उसी में आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 3 है कि खम्बा, जो कि पुरुष को बोलते हैं, थोईबी जो कि महिला को बोलते हैं, किस राज्य का प्रदर्शन कर रहा है? तो ये कहाँ का है? मणिपुरी का है। ठीक है, ये दोनों का दोनों जो है, खम्बा और थोईबी, ये मणिपुरी में एक डांस है। मणिपुरी का जो डांस होता है वो खम्बा करते हैं तो पुरुष करते हैं, और थोईबी करते हैं तो महिला करते हैं। ठीक है, तो वो डांस होता है मणिपुरी में, याद रखिएगा। अगला है इसमें कि खम्बा जो है पुरुष, महिला जो है वो थोईबी हो जाता है। और सरित सरक, ये एक निशस्त्र डांस है, मतलब इसमें कोई शस्त्र लेकर डांस नहीं किया जाता है। और थांगटा जो है वो शास्त्रीय डांस है, ये सारा का सारा मार्शल आर्ट है। कहाँ का? तो ये सब मणिपुरी का है। ठीक है, और मार्शल आर्ट की जननी कौन है? तो कलाचरी पट्टू जी हैं। ठीक है, एक मार्शल आर्ट बताया था सर ने, स्काई, जम्मू कश्मीर का है। गतका मार्शल आर्ट पंजाब का है। मलखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। जबकि पाइका उड़ीसा का हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 4 है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, 1886 में इसको बनाया गया था। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? और समानता, इसको समानता की प्रतिमा ही बोलते हैं, ये हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? तो ये कैंपागौड़ा में है। कैंपागौड़ा कहाँ? बेंगलुरु में। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज
लातूर में है, भीमराव अंबेडकर का ये मूर्ति है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ है, तो पाली में है। पाली कहाँ होता है, तो राजस्थान में हो जाता है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे, ये सबको पता ही होगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है। और इसके डिजाइनर या फिर वास्तुकार कौन है इसके, तो राम सुतार इसके वास्तुकार हो जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 5 है कि कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था, तो ये था लिएंडर पेस। कौन था, लिएंडर पेस। कांस्य पदक इसने जीता था, कब, तो 1996 में टेनिस में जीता था, ठीक है। अटलांटा के ओलंपिक में, 1996 जो ओलंपिक हुआ था वो अटलांटा में हुआ था। और अटलांटा के ओलंपिक में ही पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था जो कांस्य पदक जीता था, ठीक है। सर्वाधिक ओलंपिक जो 1992 से 2016 तक खेले हैं, ये 7 बार खेला है ये लिएंडर पेस, ठीक है। ये आदमी जो है वो 7 बार ओलंपिक खेल चुका है, 1992 से लेकर 2016 तक लगभग 7 ये ओलंपिक खेला है ये, ठीक है। आगे है कि 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया, तो टेनिस को शामिल, देखिए 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम किया गया है ये आदमी लिएंडर पेस, ठीक है। टेनिस के बारे में सर ने कुछ बताया था, जैसे कि टेनिस के जो मैदान की लंबाई होती है वो 78 × 27 फीट होती है सिंगल्स के लिए, जबकि डबल्स के लिए 78 × 36 फीट हो जाता है डबल्स के लिए, ठीक है। अगला इसका नेट की ऊंचाई कितनी है, तो नेट की ऊंचाई है आपकी 3 फीट, ठीक है। नेट की ऊंचाई 3 फीट हो जाती है। बॉल का वजन कितना है, 56 ग्राम या फिर 59.4 ग्राम, 56 से लेकर 59.4 ग्राम तक बॉल का वजन होता है। जबकि इसमें पॉइंट्स होता है, देखिए 4.3 पॉइंट होता है इसमें। 0 पॉइंट मतलब लब बोलते हैं इसको। अगर दोनों दोनों टीम का पॉइंट 0-0 है तो उसको लब बोलेंगे। स्कोर अगर इक्वल हो गया, मान लीजिए कि 2-2 पॉइंट दोनों का होगा, तो उसको ड्यूस बोलेंगे, ठीक है। और ड्यूस से अगला अंक को क्या बोलते हैं, तो एडवांटेज बोलते हैं। मान लीजिए कि किसी का अंक 2 है और किसी का अंक 3 है, तो उस तीसरे अंक को एडवांटेज बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 है कि कौन सी वर्ल्ड टेबल टेनिस भारत में हुई थी, ठीक है। कौन सा वर्ल्ड टेबल टेनिस भारत में हुआ था, तो 1992 में, और 2000, और दूसरी देखिए पहली बार हुआ था 1952 में, और दूसरी बार हुआ था 1987 में। जबकि पहली बार 1926 में लंदन में हुआ था ये। वर्ल्ड टेबल टेनिस भारत में कब हुई थी, तो 1952 में। पहली बार कब हुई थी पूरे दुनिया में, तो लंदन में हुआ था। और भारत में दूसरी बार कब हुई, तो 1987 में हुआ था, याद रखिएगा। टेबल टेनिस के बारे में सर कुछ बताया था, जैसे कि बाल का वजन कितना होता है, बॉल का वजन, तो 2.7 ग्राम। टेबल की लंबाई और चौड़ाई 9.9 × 5 फीट। नेट की ऊंचाई 6 इंच। टेबल की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, तो 76 इंच होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने में। टेबल टेनिस ओलंपिक में शामिल किया गया कब, तो 1988 में शामिल किया गया। और आविष्कारक कौन है टेबल टेनिस का, तो डेविड फोस्टर है, ठीक है। हाल ही में दोहा में 59वां विश्व टेबल चैंपियनशिप हुआ का आयोजन वहां पर किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7 है कि किसने द बुद्धा एंड हिज पुस्तक के लेखक, कौन लेखक है, तो 1957 में लेखक थे ये। 1957 में लेखक के मृत्यु के बाद इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर का किताब है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इन्होंने लिखा था किताब को, और इनके मृत्यु के बाद 1957 में इस किताब को प्रकाशित किया गया, मतलब पब्लिश किया गया। सुभाष चंद्र बोस की किताब है कुछ की द इंडियन स्ट्रगल एंड द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब B.R. अम्बेडकर की कुछ किताबें, जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात विनाश, 1936 में इसको लिखा था उन्होंने। हु वर द शूद्राज, ये 1946 में उन्होंने लिखा था। वेटिंग फॉर वीजा, ये भी उन्हीं की किताब है, अम्बेडकर का ही। पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी अम्बेडकर का ही किताब है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये भी अम्बेडकर की किताब है। एंड द बुद्धा एंड हिज धम्म, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये भी अम्बेडकर का ही किताब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन दास से संबंधित नहीं था, तो ये कौन थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अयंगर, सी राजगोपालाचारी या फिर विट्ठल भाई पटेल। तो ये कौन थे, सी राजगोपालाचारी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गया अधिवेशन जब हुआ था 1922 में, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए थे, और महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे, ठीक है। और गया अधिवेशन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1925 में। क्वेश्चन संख्या 9 है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ किसने किया था, तो B.P. वाडिया ने किया था। इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन MLU भी बनाया था 1918 में, ठीक है। 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी, जो VV गिरी के द्वारा बनाया गया था। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन किसके द्वारा बनाया गया, तो VV गिरी के द्वारा। कब बनाया गया, तो 1929 में, याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बनी, AITU, कब बनी,
तो ये बनी स्थापना इसका 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी, और पहले अध्यक्ष भी लाला लाजपत राय ही बनाए थे इसका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन संख्या 10 है कि HRA के संस्थापक कौन है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1924 में इसका बना था, कानपुर में बना था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सच्चिदानंद सन्याल, 3 लोग थे इसके जो संस्थापक थे। 1928 में फिर इसको HSRA बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। फिरोज शाह कोटला में बनाया गया था इसको, किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। इस पर सर ने बहुत लंबा चौड़ा एक कहानी बताया था, मैं कहानी वहाँ पे ये आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप उस कहानी को क्लास संख्या 14 में जाकर आप क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, फिर भगत सिंह ने 1926 में भगत सिंह का संगठन नौजवान भारत सभा बनाया गया था। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 से, तो काकोरी कांड से रिलेटेड ही ये सारा इसमें सर ने बताया था, इसके इर्द गिर्द सारा कहानी घूमती है और कैसे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना था, ठीक। HRA से HSRA बन गया, ठीक है। तो इसमें 9 अगस्त को होता है काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन जाती थी लखनऊ से सहारनपुर, ट्रेन को इन्होंने लूटा था। लूटा क्या था? मतलब एक तरह से रिवोल्ट किए थे वहां पे। ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। 4 लोगों की इसमें फांसी हो गई थी। कौन कौन थे 4 लोग? तो राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खान थे, ठाकुर रोशन सिंह थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, जिन्होंने जो लोग काकोरी कांड को अंजाम दिए थे और इनको फांसी हो गई थी, ठीक है। और HRA के बाद क्वेश्चन संख्या 11 है कि HRA के बाद किस संगठन में परिवर्तित हो गई थी? तो ये हो गई थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। एक था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो P मिश्रा और बारिंद कुमार घोष दोनों ने मिलकर इसको स्थापना किया था। जबकि स्थापना हुआ कब था? तो मार्च 1902 में। और शाखा इसका ढाका के अनुकूल, ढाका में खोला गया था अनुशीलन समिति नवंबर 1905 में। अब पुलिन दास ने इसको बनाया था, शाखा को जो ब्रांच था ढाका में, इसको पुलिन दास ने बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12 है कि भारत में किसी राज्यपाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे कि बिहार का राज्यपाल इतने दिन तक रहेगा तो वो उतना ही दिन तक रहेगा, चाहे उसका कार्यकाल 5 साल हो चाहे 6 साल हो, ठीक है। आर्टिकल 153 में इसको लिखा गया है, प्रत्येक राज्य का लिखा गया है, ठीक है। राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल रह सकता है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 से इसको जोड़ा गया था। और राज्यों में राज्यपाल का अध्यादेश कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल 213 में है। राज्यपाल के पास जो क्षमादान है वो आर्टिकल 161 में है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्षमादान में उसका एक्सेप्शन है, जैसे कि राज्यपाल कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड को खत्म नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को माफ करने का शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 13 है मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। किसी भी राज्य में अगर किसी पार्टी का बहुमत होता है तो उस दल में से कोई एक मुखिया बन जाता है और उसी मुखिया को उस मंत्री का मुख्यमंत्री कहा जाता है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति की जाती है, यहाँ पे देखें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। चुना नहीं जाता उनको अपॉइंट किया जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत ही कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 166 में लिखा है कि राज्यों स्टेट के लिए गवर्नर के कार्य को इसमें दर्शाया गया आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 167 में लिखा है कि राज्यपाल को सूचना देने की कर्तव्य, ठीक है। मतलब राज्य में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसा है, वो सारा का सारा कर्तव्य किसका होगा? तो CM जाकर देगा किसको? राज्यपाल को। और ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो 167वें आर्टिकल में लिखा है। जबकि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो PM होगा वो PM राष्ट्रपति को सूचना देगा। कौन सा आर्टिकल में लिखा है? ये तो आर्टिकल 68 में लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? देखिए, यूपी नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है? तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। जबकि मध्य क्षेत्रीय परिषद का ये उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो MP आता है, यूपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है और उत्तराखंड आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? तो यूपी के प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। जबकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का है, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। और जबकि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हो जाता है, ठीक है। इसमें वेस्ट बंगाल भी होगा, इसमें वेस्ट बंगाल भी होगा। अगला है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जैसे कि कौन कौन आता है उसमें? तो गुजरात, महाराष्ट्र,
दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो जाता है। जबकि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आते हैं, तो सिर्फ चेन्नई आता है। ठीक है, दक्षिण में जितने भी दक्षिण आ गए, जैसे कि कर्नाटक हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, ये सब कहाँ पे आते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। ठीक है, केरल हो गया, वहीं पे आता है। पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन आते हैं, तो जितने भी सेवन सिस्टर्स राज्य हैं वो सारे के सारे पूर्वोत्तर परिषद में आ जाते हैं। और पूर्वोत्तर परिषद को 1971 में बनाया गया था। 2002 में संविधान संशोधन करके सेवन सिस्टर्स के साथ सिक्किम को जोड़ा गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो शिलोंग मेघालय में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 15 है कि आर्टिकल 371 के ख में क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया कि असम के बारे में लिखा गया। असम को विशेष उपबंध प्रावधान दिया गया है, जैसे कि स्पेशल प्रोविजंस उसको दिया गया है, स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 371 के ख में। ठीक है, तो आर्टिकल 371 के ए में क्या लिखा है, मतलब क में क्या लिखा है, तो नागालैंड के बारे में लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 371 में क्या लिखा है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में लिखा है, क्योंकि इनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 371 के सी में मणिपुर के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 371 के डी में आंध्र प्रदेश और प्लस तेलंगाना के बारे में लिखा गया है। एफ में क्या लिखा गया, तो सिक्किम के बारे में लिखा गया है। जबकि 71 में मिजोरम के बारे में लिखा है, 71 के जी में मिजोरम के बारे में लिखा है। जी से एच में लिखा गया है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, और आई में गोवा के बारे में, और जे में कर्नाटक के बारे में लिखा गया है। याद रखना है आपको ये सब चीजें। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 16 है कि कुछ अनुसंधान संस्थान सर ने बताया, जैसे कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बनारस में स्थित है। सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च सेंटर लखनऊ में यही है। ठीक है, इंडियन पल्सेस रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये पल्सेस प्लस चीनी दोनों का, शुगर प्लस जो दाल होता है उसका है, दोनों का कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, सेंट्रल टेम्पेरल हॉर्टिकल्चर सेंटर कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नीरी, नीरी मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कहाँ है, तो ये नागपुर में है। स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था। देखिए, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कटक में है। कटक कहाँ, उड़ीसा में। आलू शिमला में है। कपास नागपुर। अनार शोलापुर महाराष्ट्र में। मूंगफली जूनागढ़ गुजरात में। और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में है। याद रखिएगा, देहरादून कहाँ, उत्तराखंड में। गोल्डन रेवोल्यूशन से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल एंड सीड, ठीक है, ऑयल सीड जैसे कि सरसों तेल हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन का बीज हो गया, ये सारा का सारा किसमें, तिलहन फसल में आता है। तो येलो जो है वो तिलहन फसल से संबंधित है। और इसके जनक कौन, तो सैम पित्रोदा इसके जनक हो जाते हैं। रेड में आता है कौन, रेड रेवोल्यूशन, तो ये मीट प्लस टमाटर, जनक विशाल तिवारी। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन प्याज और झींगा मछली का, ठीक है, जनक दुर्गेश पटेल। प्रोटीन में कौन कौन आता है, प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन के जनक है नरेंद्र मोदी प्लस अरुण जेटली। ठीक है, प्रोटीन रेवोल्यूशन। ठीक है, याद रखेगा। सिल्वर रेवोल्यूशन तो अंडा प्लस मुर्गी के हैं। ठीक है, ग्रे रेवोल्यूशन तो उर्वरक जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उसके हैं। गोल, ठीक है, ये गोल्ड रेवोल्यूशन तो आलू के लिए। ठीक है, अब ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए आता है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब चालू किया गया था, तो 1975 में चालू किया गया था। हाथी परियोजना 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में। वन महोत्सव 1950 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1975 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण परियोजना 1972 में चालू किया गया था इसको। लाल पांडा संरक्षण 1990 में। गिद्ध संरक्षण 2006 में। हिम तेंदुआ संरक्षण 2009 में। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब चालू किया था, तो 1921 में चालू किया गया था। देखिए यहाँ पे ये पूरा सीरीज वाई में लिखा गया है यहाँ से। ठीक है, 75, 72, 90, यहाँ पे पूरा सीरीज वाई में लिखा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को, इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, हाफलोंग हिल स्टेशन कहाँ है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाफलोंग हिल स्टेशन असम में है ये। ठीक है, मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में। 2006 जो मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, 2006 मीटर। ठीक है, दार्जिलिंग में होता है वेस्ट बंगाल में। शिमला मेघालय में, जबकि ऊटी तमिलनाडु में आता है। यूनाइटेड नेशन ने अब तक 17 सतत विकास गोल को घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है कि कथन दिए थे सर ने कि जी का वैल्यू ऊंचाई के साथ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऊंचाई के साथ बदलेगा। अगर आप किसी चीज को ऊंचा ले जाते हैं तो उसको ऊपर छोड़ते हैं तो बहुत उतनी ही तेजी से नीचे जाएगा जितना तेजी से वो ऊपर गया था। ठीक है, याद रखिएगा। जी का वैल्यू पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर
जी का मान बदलता है, ठीक है, बिल्कुल बदलता है। जैसे कि जी का मान के तो वैल्यू होता कितना है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ेगी, यहाँ पे देखिए बढ़ेगी, तो जी का मान जो है वो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चंद्रमा पर जी की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/6 होती है। और अर्थ पर अगर कोई भी चीज 600 ग्राम का है, तो द्रव्यमान भी उसका 600 ग्राम का ही होगा, जबकि मून पर सेम द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, जबकि उसका भार चेंज होता है, याद रखिएगा। भार का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो अगर कोई भी चीज चंद्रमा पर 600 किलो का है, मतलब पृथ्वी पर 600 किलो का है, तो चंद्रमा पर वो जाकर 1/6 भाग हो जाता है उसका, ठीक है, याद रखिएगा। और वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि को क्या कहते हैं, इसको अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन अगर बढ़ जाए और हाइड्रोजन कमी हो जाए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसको ऑक्सीडेट कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और रिडक्शन किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों साथ मिलकर होता है किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, उसको रिडॉक्सीकरण बोलते हैं, रिडॉक्सीशन बोलते हैं। क्वेश्चन है कि लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल संकरा में अणु में तोड़ देता है, तो ये लार एमाइलेज होता है, ठीक है। लाइपेज क्या होता है, तो जो पचने की क्रिया है उसको बढ़ाया जाता है, ये एक उस तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। पेप्सिन क्या होता है, तो प्रोटीन इसको, ठीक है। और ट्रिप्सिन क्या होता है, तो प्रोटीन को ये, ठीक है, ट्रिप्सिन। पाचन के बाद, यहाँ पे लिखा है पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, याद रखिएगा। 20 तरह के एलिमेंट से बनता है ये अमीनो अम्ल, पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है, तरह के एलिमेंट से बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पित्त रस मतलब बाइल जूस को स्रावित करता है, मतलब उसको छोड़ता है, तो ये छोड़ता है यकृत, लीवर। और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अपने मानव शरीर की, ठीक है। और सबसे बड़ी अंग कौन सी होती है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना, सबसे बड़ी ऑर्गन कौन सी होती है। डायफ्राम के नीचे होता है लीवर, ठीक है, याद रखिएगा। बाइल जूस जो होता है वो अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है, ठीक है, बाइल जूस। देखिए डायफ्राम यहाँ पे सर क्यों बताए थे, क्योंकि कभी कभी लीवर का स्थान पूछ लेता है कि लीवर किसके नीचे या फिर किसके ऊपर होता है, तो डायफ्राम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.6 से 7.7 तक होता है। और कलर कैसा होता है इसका, तो हरा पीला रंग का कलर होता है, ठीक है। कोई पाचक एंजाइम नहीं होता ये कोई भी पाचक एंजाइम नहीं है। वसा का इमल्सीकरण मतलब पायसीकरण करता है ये, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला, ये बहुत ही चर्चित किताब रहा है इस बार का, और इस बार ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इसका किताब का नाम है हॉट लैम्प, क्या नाम है, हॉट लैम्प। और इस एक 12 कहानियों का एक संग्रह है, किसने लिखा है, तो बानू मुश्ताक ने इसको लिखा है, ठीक है। 12 कहानियों का एक संग्रह है, जैसे कि ये बचपन से लेकर अब तक क्या क्या चीज झेली है, उसको उन्होंने एक कहानी के रूप में, 12 कहानियों के रूप में इस किताब में पिरो दिया है, उसी को नाम दिया गया है क्या, तो हॉट लैंप, ठीक है। 12 कहानियों का एक समूह है, किसने लिखा है, तो बानू मुश्ताक ने लिखा है, ठीक है। तो ये मिला है कन्नड़ पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। पहली बार देखिए, पहली बार हिंदी को कब मिला था, तो 2022 में मिला था गीतांजलि श्री को, टॉम्ब ऑफ सैंड मतलब रेत की समाधि को, उनका किताब का नाम था, उसी को मिला था। और जबकि ये जो हॉट लैंप है ये तो कन्नड़ में है, लेकिन इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किया है, तो दीपा भारती ने इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन किए हैं। और अवार्ड मनी में 52 लाख रुपया इनको हॉट लैंप के लिए मिला है, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 के बारे में सर ने क्वेश्चन बताया था, जैसे कि मुंबई इंडियंस ने 3 बार दिल्ली हराकर जीती है, ठीक है। मुंबई इंडियन इस बार जीती है, 2023 में पहली बार, 2024 में दूसरी बार, 2025 में तीसरी बार, तीनों बार मुंबई इंडियंस ही जीती है वुमेन्स प्रीमियर लीग में। पहले विमेन प्रीमियर लीग का जीता कौन है, तो मुंबई इंडियंस ही है, ठीक है। 2024 में कौन जीता, तो आरसीबी ने जीता है, ठीक है। और 2025 में मेंस आईपीएल ये भी आरसीबी नहीं जीता है, याद रखिएगा। टोटल टीम इसमें 5 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। आईपीएल 2025 के बारे में सर बताए थे, जैसे कि ये इसका 18वां फॉर्मेट चला था। पहला मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच हुआ था, जिसमें आरसीबी की जीत हुई थी, याद रखिएगा। पहला मैच जो हुआ था वो ईडन गार्डन के कोलकाता में हुआ था, कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ था। और सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत जो है बिके हैं वो 27 करोड़ में। किसने खरीदा, तो एलएसजी ने उसको खरीदा है, ठीक है। और सबसे कम उम्र का प्लेयर कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी है,
राजस्थान का है और 35 गेंदों में इसने शतक को लगा दिया है। ठीक है, तो आज का हमारा 29 क्वेश्चन ही है। तो एक क्वेश्चन के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कल उस क्वेश्चन को मैं ऐड करके आपको पढ़ा दूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नई वीडियो में। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं इस क्लास का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से उसको ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, मतलब एक से लेकर क्लास 14 तक, मतलब आज की पीडीएफ आपको वहां पर पड़ी मिल जाएगी। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना।